previous video we have completed equation of lines and the related topics. Today we are going to proceed with equation of plane जो आपके 11.3 से रिलेटेड है. ठीक है, तो जैसे कि लाइन के लिए आपको क्या दिया होता था, या तो किसी पॉइंट से वो पास हो रही है, वो पॉइंट दिया होता था, गिवन पॉइंट होता था, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, वेक्टर गिवन होता था, और एक पॉइंट गिवन होता था पोजीशन वेक्टर, या फिर क्या होता था आपको दो पॉइंट्स गिवन हैं तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी थी. तो सिमिलरली हमारे पास प्लेन के भी केसेस हैं. तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे केसेस हैं. तो पहला केस इन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपको दे रखा हो कि नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा हो, एन कैप यूनिट वेक्टर दे रखा हो, एंड उस प्लेन का डिस्टेंस दे रखा हो फ्रॉम द ओरिजिन. तो आप प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे. सेकंड केस है अगर आपको पॉइंट दे रखा हो जिससे वो पास हो रहा है और वो किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो दे रखा है, एन वेक्टर दे रखा है जिसके वो परपेंडिकुलर है, या उसके परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो क्योंकि वेक्टर इसके परपेंडिकुलर तो ये उसके परपेंडिकुलर है, कम्यूटेटिव टाइप. तो परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है आपको प्लेन का कि प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है. सेकंड केस ये हो गया. थर्ड केस क्या हो गया, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है कि वो प्लेन में 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इस प्लेन की आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे. थर्ड ये केस हो गया. फोर्थ केस हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. जैसे कि लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म हमने 2D में पढ़ी थी कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है. तो x अपॉन x इंटरसेप्ट एंड प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट करके इक्वल्स टू 1 करके हम क्या निकालते थे, लाइन की इक्वेशन निकालते थे. ऐसे ही प्लेन के केस में भी है कि प्लेन की इक्वेशन भी हम इससे निकाल सकते हैं. प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स. अब मान लीजिए 2 प्लेन्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, वो जो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक लाइन बनेगी. तो उस लाइन से पास होने वाले एक प्लेन की हमें क्या चाहिए, इक्वेशन निकालनी है. तो आपके पास ये हमारे पास 5 केसेस हैं. आप इन 5 केसेस में प्लेन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे. तो केस 1 की बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस d दिया हो ओरिजिन से प्लेन का और हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया हो, तो उस केस में हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाती है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d, वेयर r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन p. लाइंग ऑन द प्लेन p आपका कोई अभी आर्बिट्रेरी पॉइंट x y z. सो r वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे. अगर आपको नॉर्मल दे रखा हो प्लेन का तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना है. यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. उसके बाद आपको डिस्टेंस दिया हो फ्रॉम ओरिजिन, उस डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, d से. d डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. उसके बाद तो ये हमारे पास ये अंदर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है आपको. तो अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, अगर n वेक्टर के हमारे पास है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, x a प्लस b y प्लस c z इक्वल्स टू d. ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, आया कैसे ये आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत. तो ये प्लेन है हमारा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है d, और इसके नॉर्मल हमारे पास एक वेक्टर है n कैप. ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया n, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया p. ये हमारा क्या हो जाएगा, p का पोजीशन वेक्टर r कैप. ठीक है, अब आप एक बात देखिए कि ये इसका डिस्टेंस मैग्नीट्यूड d है और डायरेक्शन n कैप है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, d इंटू एन कैप हमारा ये वेक्टर हो जाएगा. ये हमारे पास r वेक्टर है और ये हम इसको np भी बोल सकते हैं और pn आप जो भी कंसिडर करना चाहें. तो अगर मैं np वेक्टर लूँ, मतलब इस डायरेक्शन में ले रही हूँ मैं, तो प्लस d n कैप क्या आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा. ऐसे बन जाएगा ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन.
यहाँ से एन पी वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप। अब आप ये देखिए जो एन पी वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है, और एन कैप प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में लाई करने वाले हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो एन पी वेक्टर डॉट एन कैप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। अगर हमें पता है कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होगा कि प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया होगा। ये प्लेन हमने कंसिडर कर लिया, इसमें कहीं पे पॉइंट ए लाई कर रहा होगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप। इसमें कहीं पॉइंट पी लाई कर रहा होगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, आर कैप। आर वेक्टर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी लिया हमने, एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद हमें एक नॉर्मल टू द प्लेन का दे रखा होगा। मान लीजिए नॉर्मल टू द प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के। तो आप एक बात बताइए, ये ए वेक्टर है, या आर वेक्टर है। तो अगर मैं ये वेक्टर कंसिडर करूं, आर वेक्टर प्लस मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर होगा। आर वेक्टर हम क्या कंसिडर करते हैं, हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ए पी कंसिडर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर अगर हम इसको ऐसे कंसिडर कर रहे हैं तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, राइट। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे, फिर ए पी वेक्टर, अब तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, सेम चीज़ हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से ए पी वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। अब ए पी वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहा है और एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा विद ए पी, 0 हो जाएगा। तो सेम सब्सटीट्यूट करेंगे अगर आप वैल्यू, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, स्मॉल ए वेक्टर है, और जिसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके एन कैप की फॉर्म में हम नॉर्मल टू द प्लेन हमें जो है वो दिया है एन वेक्टर। तो ये हमारा केस 2 हो गया। अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए को हम लिख रहे हैं a1 a2 a3। ठीक है, तो a1 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस a2 प्लस सी टाइम्स z माइनस a3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, आप यहाँ से ये निकाल भी सकते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, आर की एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए की जगह आप सब्सटीट्यूट ए वेक्टर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और एन वेक्टर की जगह आप ये चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड केस हमें क्या बोलता है कि अगर हमें गिवन है 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी जो एक प्लेन में लाई कर रही हैं,
ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा कुछ ए कैप नाम दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर होगा कुछ बी कैप नाम दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर होगा कुछ सी कैप नाम दे दिया, सी वेक्टर नाम दे दिया। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें सिर्फ इतना दिया है। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए जो इस प्लेन के नॉर्मल हो। ठीक है, पॉइंट्स तो हमारे पास है। ठीक है, यही मेथड हम लगा सकते हैं। पॉइंट हमारे पास है, हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं तीनों में से। हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास अगर एक वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दूसरे वेक्टर के साथ लोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर से क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो हमारे पास ये एक आशा की किरण है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वेक्टर्स कौन कौन से इस प्लेन में लाई करेंगे। तो आप बता सकते हो कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी इस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगी तो जो आएगा वो नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, नॉर्मल टू द प्लेन होगा। और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कहाँ होगा, कोई भी पॉइंट पी हमने लिया। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कहाँ होगा, ये प्लेन में होगा, प्लेन और ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा केस गिवन है, 3 पॉइंट्स अगर गिवन है, तो उस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, आप तीनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे आप ए की जगह बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, तीनों में से कोई एक पॉइंट ले गए। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अलग रखना है, और अंदर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। किसका, आपको वेक्टर निकालने पड़ेंगे प्लेन में, तो आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके साथ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए सेम लिया है हमने। ठीक है, याद करने में आसानी होगी आपको, ए हमने सेम ले लिया है। ठीक है, फोर्थ केस हमारे पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। केस 4 क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या बोल रहा है कि प्लेन जो है वो हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मान लीजिए ए हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, बी हमारा वाई इंटरसेप्ट है और सी हमारा जेड इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट यानी कट कर रहा है। ठीक है, इस केस में प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। जैसे हम लाइन की लिखते थे सेम उसी बेसिस पे हमने ये प्लेन के लिए लिखी है कि प्लेन की अगर हमें इंटरसेप्ट दे रखे हैं कि वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, जेड एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो हम ऐसे प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या गिवन है कि अगर 2 प्लेन गिवन है, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस इंटरसेक्ट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस इंटरसेप्ट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की क्या इक्वेशन होगी। तो इस केस में आप याद कर सकते हैं, मान लीजिए इन 2 प्लेन्स की इक्वेशन क्या है, लेट मी रिप्रेजेंट। पहला हम ले लेते हैं आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू 0। सेकेंड है हमारे पास n कैप लिखते हैं, सॉरी नॉर्मल फॉर्म लेते हैं हम, आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू d1।
सेकेंड प्लेन की हमारे पास है n2 कैप इज इक्वल्स टू d2। ये एक प्लेन p1 की है और ये p2 की इक्वेशन है। हमें क्या निकालनी है, हमें p की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। तो आपको क्या करना है, इसका लैम्डा टाइम्स ऐड करना है इसमें बेसिकली दोनों तरफ। तो आप ये याद कर सकते हैं कि अगर दो प्लेन से पास होने वाली प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे प्लेन की इक्वेशन ऐसी कुछ दे रखी है, x प्लस बी वाई a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 z इज इक्वल्स टू d2। तुम खा लो, मैंने एक गोली ले ली, बुखार चढ़ गया। तो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में कंसिडर करें, पहली इक्वेशन हमारे पास पहले प्लेन की इक्वेशन गिवन है ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। p2 की इक्वेशन हमें गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। तो इस केस में आप कैसे लिखेंगे, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो p की इक्वेशन हमारे पास आएगी। आपको क्या करना है, d1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 ओके प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, कौन से प्लेन की इक्वेशन, जो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ी, तो हमें अगर ये बताना है कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन में लाई कर रही हैं या नहीं, तो वो कैसे पता लगाएंगे हम। तो लाइन अगर हमें गिवन है तो हमें क्या गिवन होता है कि वो किसी एक वेक्टर b1 के मान लेते हैं पैरेलल है हमारी l1 लाइन, और l2 लाइन जो है वो किसी b2 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमें गिवन होता है। हमें बताना है कि वो लाइन कोप्लेनर है या नहीं है ये दोनों लाइन। तो b1 क्रॉस b2 जो है, अच्छा, और क्या गिवन होता है, L1 किसी लाइन की इक्वेशन में हमें एक पॉइंट गिवन होता है जिससे वो पास हो रही है। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिखते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस। लाइन L1 गिवन है हमें r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। L2 हमें गिवन है r वेक्टर माइनस a1 लिखते हैं यहाँ a2 इज इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर। तो यहाँ पे L1 लाइन है हमारे पास, L2 लाइन है हमारे पास, ये हमारी A1 से पास हो रही है, हमारी A2 से पास हो रही है। तो जो A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 होगा, और ये किसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल है, ये किसी B2 के पैरेलल है, B2 वेक्टर के पैरेलल है। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो होगा वो B1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और B2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि नॉर्मल होता है टू द प्लेन जिसमें B1 और B2 लाई करें। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये B1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और B2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है।
ये जो लाइन है इसके ऊपर A1 मतलब कोई पॉइंट A लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, तो A2 माइनस A1 जो होगा वो इस प्लेन में होगा जिसमें B1 और B2 होंगे। A2 माइनस A1 उस प्लेन में होगा जिसमें B1 और B2 होंगे। तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर B1 क्रॉस B2 के साथ 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है ये सेम प्लेन में लाई कर रही है। ये L1 जिस वेक्टर के पैरेलल है, L2 जिस वेक्टर के पैरेलल है, उन वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास वेक्टर आता है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन इन विच B1 एंड B2 लाइज। तो जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर होगा ये नॉर्मल होगा टू द प्लेन जिसमें L1 और L2 लाई करेंगे। A2 माइनस A1 उस प्लेन में ही लाई करेगा। A2 माइनस A1 वेक्टर जो है वो उस प्लेन में ही लाई करेगा। तो इस हिसाब से क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो कोप्लानरिटी चेक करने के लिए आप क्या चेक करेंगे, ये चीज चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो मान लीजिए P1 प्लेन है जिसकी इक्वेशन है हमारे पास r वेक्टर डॉट n वेक्टर n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1, और P2 प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2। ठीक है, तो अगर आप एक प्लेन ये कंसीडर करें, इसका नॉर्मल वेक्टर, और दूसरा प्लेन अगर हम ये कंसीडर करें, इसका नॉर्मल वेक्टर, तो ये हम मान रहे हैं n2 वेक्टर, ये है n1 वेक्टर, ये हमारा प्लेन P1 है और ये हमारा P2 है। ठीक है, अगर हमें ये थीटा निकाल दूं n1 और n2 के बीच का, ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। ये दो प्लेन्स के बीच का एंगल ये वाला होगा, ऐसा ये दो प्लेन्स के बीच क्या एंगल बन रहा है वही होगा। तो अगर ये n1 वेक्टर है और ये n2 वेक्टर है, इनके बीच का अगर मैं थीटा निकाल दूँ तो प्लेन्स के बीच का एंगल भी सेम रहेगा। ठीक है, वो आप सेम रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, याद है आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर्स का हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो कि नॉर्मल है P1 प्लेन और P2 प्लेन के रिस्पेक्टिवली, तो उनके बीच का भी एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में P1 प्लेन की हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 है, और P2 प्लेन की इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से n1 वेक्टर क्या आ जाएगा, a1 b1 और c1, a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप। यहाँ से n2 वेक्टर क्या आ जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, अगर आप सेम चीज़ को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो cos थीटा आ जाएगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। ये बात होगी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन्स गिवन है, आपको उनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप सिंपली उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोलता है कि आपको क्या निकालना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। आपको एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है प्लेन से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट को हम नाम देते हैं x0, y0, z0। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स के साथ फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन हम लिखते हैं P1। मान लीजिए P1 इस तरह का है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। ठीक है, ABCD आर कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, राइट। ठीक है, कोई P प्लेन है हमारे पास, उससे x0, y0, z0 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मान लीजिए इसका नॉर्मल कुछ ऐसे है, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यही करते हैं हम लोग। इसका नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल कहीं भी और किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले। इसका फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, x y, पहले सबसे पहले क्या करना है कि d को आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, x y z की जगह आपको पॉइंट x0 y0 z0 रखना है। मतलब पॉइंट इस इक्वेशन में रखना है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो a x0 प्लस b y0 प्लस c z0 माइनस d, इतना समझ आया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मोड लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, समझ आया होगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास प्लेन की इक्वेशन होगी, तो आपके पास यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है, तो आपको इस तरफ शिफ्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है, वो पॉइंट यहाँ पे हम रखेंगे, ax0, by0, cz0 माइनस d एज इट इज रखना है, जैसे ऊपर आएंगे। नीचे हमें क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का सम का रूट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यह आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिस्टेंस हो गया। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। ओके, distance between a line and a plane। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, याद है आपको? लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर से वो पास हो रही है, ए पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और बी वेक्टर के वो पैरेलल है। ऐसे ही लिखते हैं। प्लेन का हम ले लेते हैं,
प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, डी इज सम कांस्टेंट, डी इज सम डिस्टेंस बात कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये इक्वेशन हो गया प्लेन का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ठीक है, इसके नॉर्मल होगा ये एन वेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है L1। आपको L1 का और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो प्लेन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा, तो ये लाइन इसको कट करेगी, राइट, ऐसे करके। तो आपको ये थीटा चाहिए कि वो कहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, L1 किसी B वेक्टर के पैरेलल है, तो N और B के बीच का जो थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा से रिलेटेड होंगे। देखिए ये जो एंगल होगा ये भी वही एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। पहले आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो। आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक बात है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड करोगे इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से cos थीटा निकलेगा, थीटा निकालो और फिर 90 माइनस थीटा कर दो। आपके पास मान लीजिए 90 माइनस थीटा को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाई इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो आपके पास फाई आ जाएगा। यहाँ से आप थीटा निकालिए और 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो आपके पास फाई आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो आप, अगर मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, यहीं पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस फाई है। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही बात है। तो कोस 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, 90 साइन हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये आ जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली फाई निकालना है तो आप साइन की टर्म्स में आप ये फॉर्मूला रखिए और यहाँ से फाई निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है तो आप थीटा निकाल लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, और 90 माइनस थीटा कर दीजिए, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन द लाइन, एक आपको लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है, उनके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो आप ये करेंगे। ठीक है, बी, ओके, बी क्या है, बी इज द वेक्टर टू विच द लाइन इज पैरेलल। एन क्या है, एन इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन पी। ठीक है, ये हमने देख लिया। फाई एंगल होगा और, ठीक है, तो यहाँ से आप फाई डायरेक्ट निकाल सकते हो या आप थीटा निकाल के 90 माइनस थीटा करके फाई निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, okay, so we are done with this exercise. The concepts included in this exercise, there is one more formula जो आपको देख लेना चाहिए। Let me discuss. Okay, क्या फॉर्मूला है, distance between
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास प्लेन P1 है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू D1, प्लेन P2 है हमारे पास, आर वेक्टर डॉट N1 करते हैं यहाँ, N2 कैप इज इक्वल्स टू D2। तो यहाँ पे D1 D2 क्या होता है, D1 D2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का कितना डिस्टेंस है, यही होता है। ठीक है, तो इन दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं अगर, तो नॉर्मल वेक्टर सेम भी ले सकते हैं हम, सेम ही आएगा बेसिकली। अगर सेम नहीं ले रहे हैं तो लैम्डा टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ही आएगा बेसिकली, हम सेम लेते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा आपको D1 माइनस D2 का मोड डिवाइडेड बाय जो n वेक्टर है, n वेक्टर के जो मान लीजिए n वेक्टर हमारा पास है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये आप फॉर्मूला कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, यूज़ हो सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हमने पढ़ा कि नॉर्मल टू द प्लेन अगर हमें गिवन हो और हमें उसका डिस्टेंस दिया हो ओरिजिन से, तो उसको प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। क्या आता है, आर वेक्टर विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द प्लेन P डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस, D इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर सेकेंड पॉइंट हमने दिया इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन, तो हमें क्या दे रखा है, एक तो पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन n वेक्टर मान लेते हैं। इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट केस है हमारे पास इट पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ जाएगा थर्ड केस में। फोर्थ केस क्या कहता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, तो x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट की वैल्यू रखनी है। हमें मान लेते हैं a b c है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ केस क्या बोलता है कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। हमें दो प्लेन्स गिवन है, उनके इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ठीक है, ऐसा ही था। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस हमें गिवन है, दो लाइंस गिवन है, तो वो किसके पैरेलल है वो हमें गिवन होगा। वो कोप्लेनर है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, कोप्लेनर होंगी अगर, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो हम क्या चेक करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जो लाइन 2 पे है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जो लाइन 1 पे है वो हम a1 ले रहे हैं। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो कहाँ लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा। इसका डॉट प्रोडक्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर विल बी 0। अगर ये आ रहा है तो वो कोप्लेनर है, नहीं तो वो कोप्लेनर नहीं है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दोगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला यही होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ठीक है, यहाँ से आपके पास cos थीटा आ जाएगा, थीटा निकाल सकते हैं आप। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, आपको एक प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो प्लेन की इक्वेशन है, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, तो आप d को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है, और पॉइंट को इसमें रखेंगे और उसको क्या करेंगे, मान लीजिए पॉइंट हमारा x0 y0 z0 है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है एंगल बिटवीन ए लाइन, एक लाइन और प्लेन के बीच का क्या एंगल होगा, तो आपको लाइन दिया होगा कि वो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर, और प्लेन दिया होगा कि वो एन वेक्टर के नॉर्मल है, मतलब एन वेक्टर बेसिकली प्लेन के नॉर्मल है, तो आप इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, cos थीटा आता है, cos थीटा की बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin फाई लिख सकते हैं, एंड फाई इज द एंगल, ठीक है, फाई क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। सो ये कंक्लूजन हो गया कि हमने इस वीडियो में ये पढ़ा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। गुड डे।